भाई कोई कंपनी चाहे मार्केट में सबसे पहले आए या फिर बाद में, ये बात कंपनी के फ्यूचर या ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। अब जैसे यूपीआई या डिजिटल पेमेंट के सेक्टर को ही देख लेते हैं तो इस सेक्टर में सबसे पहले आई थी अमेजॉन पे इन 2007, उसके बाद पेटीएम इन 2010, फिर मोबी पे इन 2010, उसके बाद आई गूगल पे इन 2011, फिर फिफ्थ नंबर पर जूपे फाउंडेड इन 2012, फिर सिक्स नंबर पर रजोर पे इन 2014 एंड देन इन द लास्ट फोन पे इन 2016। लेकिन सबसे गजब की बात यह है कि सबसे एंड में लॉन्च हुई कंपनी फोन पे ही आज डिजिटल पेमेंट के सेक्टर का लगभग 50% ऑफ मार्केट शेयर अकेले ही ऑन करती है, जबकि फोन पे से पहले पेटीएम थी जो कि डिजिटल पेमेंट के सेक्टर पर राज करती थी। तो फिर कैसे फोन पे ने इतनी बड़ी कंपनी को अर्थ से फर्श पर लाया? कौन सी थी वो पेटीएम की गलतियां और फोन पे की रणनीतियां? फोन पे की शुरुआत समीर निगम, राहुल चेरी और बर्जिन इंजीनियर ने साल 2015 में की थी और इनके फॉर्चून से साल 2016 में ही गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी लाती है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, और भीम यूपीआई जैसा कुछ लॉन्च करती है। अब 2016 के पहले क्या होता था कि ये यूपीआई ऐप्स एक डिजिटल वॉलेट की तरह थी और रिचार्ज जैसी छोटी मोटी चीज़ें ही कर सकते थे। लेकिन 2016 के बाद ऐप पर किसी इंडिविजुअल को भी ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शंस आने लगा। तो फिर होता यह है कि फ्लिपकार्ट यहाँ पर एक मौका देखती है और फ़ोनपे को इन दी एंड ऑफ 2016 में खरीद लेती है। उस समय डिजिटल पेमेंट में पेटीएम सबसे बड़ी कंपनी थी। तो जैसे ही एनपीसीआई माने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई लॉन्च करती है, पेटीएम पूरे मार्केट पर कब्जा करने लग जाती है और कुछ ही महीनों में पेटीएम डिजिटल पेमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। लेकिन पेटीएम की यह ग्रोथ ज़्यादा देर तक नहीं रहती और 2018 के बाद पेटीएम बहुत ही तेज़ी के साथ डाउन करने लग जाता है, जबकि इसकी ऑपोजिशन में फ़ोनपे उतनी ही तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा था। और यदि इसके रीजन की बात करें तो वह दो बेस पर है, दैट्स फॉल्ट ऑफ पेटीएम एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ फ़ोनपे। तो हम इन दोनों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, लेकिन वीडियो की टाइम डायरेक्शन कम करने के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को साथ साथ ही ईयर बाय ईयर समझते जाएंगे। तो इन रणनीतियों और खूबियों का सिलसिला तो साल 2016 में फ़ोनपे की लॉन्चिंग के समय ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग होने पर लोग देखते हैं कि फ़ोनपे का जो इंटरफेस है वह कंपेयर टू पेटीएम बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। यदि आप कभी देखोगे तो जो पेटीएम है उसकी पेमेंट हिस्ट्री चेक करने के लिए हमें कई ऑप्शंस में जाना पड़ता है, जबकि फ़ोनपे में एक ही क्लिक में पूरी पेमेंट हिस्ट्री भी दिख जाती है। सो लॉन्चिंग के वक्त बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ोनपे को पसंद किया था। इसके बाद साल आता है 2018 का। यह वही साल था जब पेटीएम डाउनफॉल की ओर जाने लग जाता है और फ़ोनपे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाता है, क्योंकि जून 2018 में फर्स्ट टाइम आरबीआई ने पेटीएम को कुछ महीनों के लिए बैन कर दिया था और उस समय कई यूजर्स ने पेटीएम को छोड़कर दूसरी ऐप्स को इंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि पेटीएम अब उनके लिए कोई काम का नहीं रह गया था। और यह वाकई में पेटीएम की बहुत बड़ी गलती रही है कि पेटीएम ने हमेशा से ही गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशन अच्छे नहीं रखे, इसलिए इसे गवर्नमेंट ने बाद में भी कई बार बैंड किया था। लेकिन फ़ोनपे ने हमेशा से ही अपने रिलेशन गवर्नमेंट के साथ तो अच्छे ही रखे हैं। फिर साल आता है 2019 और यह साल कुछ हद तक पेटीएम के लिए आशापूर्ण साल रहा है, क्योंकि इस साल पेटीएम ने साउंड बॉक्स लॉन्च किया था, जबकि अभी तक कई सारी यूपीआई की मेजर कंपनियों ने कोई भी प्रकार का साउंड बॉक्स लॉन्च नहीं किया था। यहाँ तक कि फ़ोनपे ने तो इसके बाद भी 2022 में जाके साउंड बॉक्स लॉन्च किया था। लेकिन दोनों कंपनियों का जो साउंड बॉक्स को लेकर व्यू था वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि फ़ोनपे ने इसे प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं बेचा, जबकि पेटीएम ने इसे प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचा था। साथ ही फ़ोनपे ने अमिताभ बच्चन की आवाज़ इसमें यूज की थी। ₹2000 received on PhonePe, देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिससे फ़ोनपे के साउंड बॉक्स को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने लग गए थे।
देन फिफ्थ स्ट्रेटेजी की यदि बात करते हैं तो यह भी डिफरेंट व्यू के बारे में ही है, लेकिन ऑफर को लेकर, क्योंकि ऑफर को लेकर पेटीएम का क्या व्यू था कि जो स्क्रैच कार्ड आते हैं वहां पर पेटीएम अपने ही किसी दूसरी कंपनी का प्रमोशन करती थी, जिससे उसे कुछ ऐसा फायदा तो होता नहीं था, क्योंकि इंडिया के जो कंज्यूमर है वह स्मार्ट कंज्यूमर है। जबकि फोन पे ने दूसरे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके उन स्क्रैच कार्ड में दूसरे ब्रांड का नाम दिया था, जिससे फोन पे को एक्स्ट्रा इनकम भी होने लगी थी। एंड फाइनली अब बात करते हैं सिक्स्थ स्ट्रेटेजी, दैट इज ब्रांड कोलैबोरेशन। फोन पे क्या करता था कि कई ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करता था, मतलब कि कोई ऐसी ऐप है जहाँ से हमें पैसे विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन पे उन कंपनियों को पैसे देता था और बदले में वे कंपनी विड्रॉल के लिए ओनली फॉर फ़ोन पे का ही ऑप्शंस देती थी, जिससे लोगों को मजबूरी में फ़ोन पे को इंस्टॉल करना पड़ता था। तो ये थी वे स्ट्रेटेजी जिनके कारण आज एक छोटी सी फ़ोन पे की कंपनी इतने बड़े मुकाम तक खड़ी है। लेकिन वर्तमान में एक और नई कंपनी आई है जो कि शायद इसका मुकाबला कर सकती है, दैट इज़ भारत पे। वैसे इसके बारे में आपका क्या व्यू है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।